Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to introduce you to chapter number 4, that is quadratic equation. What is called quadratic equation? So it is an equation that contains at least one term that is squared. इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसके एक टर्म में कम से कम उसके एक टर्म के वेरिएबल का जो पावर है वो 2 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 2x² + 4x + 2 = 0। इसमें देख रहे हैं कि जो सेकेंड टर्म का जो वेरिएबल x है इसका पावर कितना है 1, कुछ नहीं दिया रहता है मतलब 1। और जो फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं इसके वेरिएबल का पावर कितना है 2। इसका मतलब यही होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसका कम से कम एक टर्म के वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए। हमने कहा कि टर्म, एटलीस्ट वन टर्म। तो टर्म क्या होता है? तो टर्म के बारे में आपको हमने पिछले चैप्टर नंबर 3 में भी बताया था कि टर्म इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ 2 पार्ट्स। टर्म जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके 2 भाग होते हैं। जैसे ये 2x एक टर्म है, क्या है? टर्म है, और इसमें 2 पार्ट है। ये जो नंबर है इसको कहते हैं नंबर पार्ट, जिसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। और दूसरा जो है अल्फ़ाबेट आप देखते हैं A to Z तक, इसको बोलते हैं वेरिएबल पार्ट। तो एक टर्म में 2 पार्ट होते हैं, यानी 2 पार्ट से मिलके एक टर्म बनता है जिसमें नंबर पार्ट होता है और वेरिएबल पार्ट होता है। और कई टर्म मिलके इक्वेशन बनाते हैं। आपने टर्म जान लिया, और कई टर्म मिलके इक्वेशन बनाते हैं। आया समझ में? अब देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। इसमें कम से कम एक वेरिएबल का जो पावर है 2 होना चाहिए, और यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यदि आपसे कोई पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे ax² + bx + c = 0। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है, वो है कि इसमें जो a है यानी फर्स्ट टर्म का जो ये आपका a नंबर पार्ट है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब कहिए कि क्यों नहीं होना चाहिए? a जो है 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैंने आपको बताया और फिर से मैं इसको बता देता हूं कि सपोज कीजिए यदि a की वैल्यू 0 है तो 0 में आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? 0 ही हो जाएगा। जबकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बताएगा कि कम से कम उसके एक टर्म के वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए। तो अब यहाँ पावर तो 2 रह नहीं जाएगा। यदि a हम 0 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म जो आपका यहाँ है वो तो 0 हो जाएगा। तो पावर कहाँ से वेरिएबल, उसमें वेरिएबल कहाँ रहा? वेरिएबल का पावर 2 नहीं रहा। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a जो है a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने प्रोसेस होते हैं। तो इसके 4 प्रोसेस होते हैं। एक फैक्टराइज मेथड होता है, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, और तीसरा जो होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और चौथा ग्राफिंग होता है। तो ग्राफिंग आपके सिलेबस में पहले से ही नहीं है। अब बचे 3, फैक्टराइज, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये 3 मेथड। तो इस बार लॉकडाउन की वजह से आपके सिलेबस में कुछ कम किया गया है, जिसके तहत क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको मात्र 2 ही मेथड पढ़ना है, एक फैक्टराइज मेथड और दूसरा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपका जो दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये मेथड
इस बार के लिए लॉकडाउन के वजह से इसको हटा दिया गया है, इसलिए आपको सेकेंड मेथड के बारे में नहीं पढ़ना है। अब चलते हैं कि फैक्टराइज मेथड से कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं। एक चीज इसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या किया जाता है फैक्टराइज के तहत। जब हम फैक्टराइज करते हैं तो उसको क्या करते हैं, तो इसमें हम x की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें x की वैल्यू निकालते हैं। अब आती है बात कि x की कितनी वैल्यू निकलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि ये डिग्री के हिसाब से है और डिग्री के हिसाब से ही आपके x के वैल्यूज निकलते हैं। जितनी डिग्री होगी उतनी आपकी x की वैल्यू होगी। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना होता है वेरिएबल का, 2। और जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होता है उस वही आपका डिग्री होता है। यदि पूछा जाएगा कि x² + 5x + 6 में आपकी डिग्री क्या है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है, जैसे x² + 5x + 6 में इसमें x का 1 है और इसमें x का 2 पावर है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही आपका डिग्री होता है, यानी डिग्री इसमें 2 हो जाएगी। और जितनी डिग्री होती है उतना ही आपकी x की वैल्यूज निकलती है। तो यहाँ x का 2 पावर है, 2 पावर है, तो आपकी यहाँ वैल्यूज भी x की 2 निकलेगी। अब चलते हैं कि इसको कैसे हम हल करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड में मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। आया समझ में? अब आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पिछले पेज पे भी हमने बताया था, ax² + bx + c = 0। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है, सबसे पहले उसको हम चेक करते हैं कि क्या दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तब तो ठीक, यदि नहीं है तो सबसे पहले उसको हम रीअरेंज करते हैं। आया समझ में? जैसे यहाँ जो दिया है कि x² + 5x + 6 = 0, तो देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c पे है कि नहीं है। पहला जो टर्म होता है x का पावर 2 होता है, दूसरा टर्म होता है x का पावर 1 होता है और c जो होता है आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है। इसी फॉर्म में है। अब चलिए, अब इसको हल करने का प्रोसेस है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म का नंबर पार्ट होता है और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म, यहाँ x का नंबर पार्ट क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं दिया है मतलब 1 होगा। तो फर्स्ट टर्म के नंबर पार्ट में कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 6 1 जा कितना होगा, 6। अब इसमें सबसे जो आसान तरीका है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 6 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 और 3 होगा। हमने ये भी बताया कि मिडिल टर्म स्प्लिट किया जाता है। तो ये जो फैक्टर्स आते हैं प्राइम फैक्टर्स, इनको ऐसे 2 ग्रुप में लिया जाता है जिससे कि जोड़ने या घटाने पे आपके मिडिल टर्म के नंबर पार्ट के बराबर आए और मल्टीप्लाई करने पे जो आपका प्रोडक्ट आया था फर्स्ट टर्म के नंबर पार्ट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे उतना आ जाए। ठीक, जोड़ने या घटाने पे मिडिल टर्म के नंबर पार्ट के बराबर आए और मल्टीप्लाई करने पे आपका फर्स्ट टर्म के नंबर पार्ट और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आए। अब यहाँ देखिए 2 में 3 जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा, तो मिडिल टर्म जो नंबर पार्ट है 5 के बराबर हो गया। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 भी हो जा रहा है, प्रोडक्ट के बराबर भी हो जा रहा है। यानी हम नंबर लेंगे 2 और 3। आप चाहें तो पहले 3 + 2 भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो 2 + 3 या 3 + 2 भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट टर्म को ज्यों का त्यों लिखते हैं। ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है,
तो ऐसे दो नंबर लेते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पे मिडिल टर्म के नंबर के पार्ट के बराबर आ जाए। ये प्राइम फैक्टर के हिसाब से ही करते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ ले लिया 3 + 2 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई x। अब x जो है कॉमन हो जाएगा, आया समझे, +6 = 0। अब क्या करेंगे, x² एज इट इज लिखेंगे, प्लस 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, यहाँ प्लस है तो प्लस, 2 में x से करेंगे तो 2x, +6 = 0। अब दो का ग्रुप बना लेंगे, है समझ में। अब दो का ग्रुप बनाने के बाद जो दोनों में से कॉमन होगा उसको बाहर कर देंगे और जो अनकॉमन होगा उसको ब्रैकेट में ले लेंगे। अब देखिए x² + 3x में कॉमन क्या होगा, x हमने बाहर ले लिया। अब इसमें क्या बचेगा, 1x बचेगा तो x रख लिए, प्लस इसमें क्या बचा 3, तो यहाँ 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 हमने बाहर रख लिया। और जो अनकॉमन है इसके साथ x अंदर रख लिया, x प्लस, और जब 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा 3। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 × x 2x, 2 × 3 6, यानी 2 कॉमन है तो यहाँ 3 हो जाएगा, x + 3 इन ब्रैकेट। अब जो ब्रैकेट में पहले है उसको लिख लीजिए x + 3, और जो ब्रैकेट के बाहर है उन दोनों को भी ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए x + 2। अभी भी क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमको x की वैल्यू निकालनी है। अब आगे इसको हम क्या करेंगे कि x + 3 = 0 और x + 2 = 0। अब x की यहाँ वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, x = ये जो कांस्टेंट टर्म है राइट साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो x = -3। ठीक उसी तरह से x + 2 में 2 कहाँ जाएगा, राइट साइड, इधर प्लस है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x = -2। इस तरह से हमारा x का दो वैल्यू निकल गया, -3 और -2। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी डिग्री होती है यानी जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, उतना ही आपका x की वैल्यूज भी निकलती है। अब यदि आपको चेक करना है कि आपके जो x की वैल्यूज आई है वो सही है अथवा गलत, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। मैं ओरली आपको बता देता हूं। ये जो x की वैल्यू निकली है, इस जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी में आपको x की वैल्यू x की जगह पुट कर देनी है। ठीक, पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे, आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि दोनों 0 आ जाता है, इसका मतलब आपकी x की वैल्यू जो निकली है वो सही है। तो एक बार x की वैल्यू जो निकली है उसको रख के देखिए, फिर x की जो दूसरी वैल्यू निकली है उसको भी एक बार आप रख के देखिए। दोनों कंडीशन में यदि लेफ्ट और राइट साइड 0 आ जाता है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.1 लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।